अल्लाह नहीं करो अल्लाह, आज पीट पाट देंगे हम। नहीं, गुड मॉर्निंग। हम आपको बताए थे अम्ल, क्षार और लवण, पढ़ा दिए थे ना। बैठ जब अपनी लोग जल्दी। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अम्ल बताए थे आपको, स्वाद में लगते हैं खट्टा। हम लोग यहाँ पता नहीं क्या इसे दर्द कर रहा है। एक मूवी आई थी, अरे नहीं, अंदर से दर्द कर रहा है। एक मूवी आई थी, नाम था हैरी पॉटर। कितने लोग देखे हैं? उसका यहाँ दर्द करने लगता है इसे। जब भी वोल्डेमॉर्ट को देखता है तो उसका दर्द करने लगता है। वैसे ही हमको होने लग रहा है। हम देखो छड़ी रहता ना, वैसे हैरी पॉटर वाला ऐसे रूपांतरण, गधा बना देते हम। हाँ, चूहा रोनल वीजली का। हाँ जी, हैरी पॉटर बढ़िया है। हैरी पॉटर किसने लिखा है? कोई बता सकता है हैरी पॉटर का? वेरी गुड, जेके रोलिंग्स। क्वेश्चन पत्रिका पूछता है कौन किताब किसने लिखा है, सब थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आप लोग को। वही सब अच्छी उसका 8 गो सीरीज है कि 10 गो, देखना चालू करेगा 20 दिन लगेगा। 16 है, 8 गो है, 8 है ना, 16 देख ले। अम्ल हम आपको बढ़ा दिए थे। हाइड्रोजन का बढ़ना अम्ल को कमजोर करता है, कार्बन का बढ़ना अम्ल को कमजोर करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अम्ल को मजबूत कर देता है। तो कमजोर और मजबूत तो आप पहचान सकते हैं। तनु और सांद्र में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गाढ़ा अम्ल वैसे ही मजबूत हो जाता है और तनु अम्ल वैसे ही कमजोर हो जाता है। गाढ़ा अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नो डाउट HCl जो है, HCl ये हाइड्रोक्सी अम्ल है या ऑक्सी अम्ल है? यह एक हाइड्रोक्सी अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर इसी को गाढ़ा लेंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा, पतला लेंगे तनु तो क्या होगा? कम पावरफुल होगा। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो पंचुचुर होता है। क्या होता है? पंचुचुर होता है। 1% उसकी सांद्रता होती है। जब सांद्रता 5% से ज्यादा जाएगी तो पेट फट जाएगा यहाँ पर। तो सांद्रता ज्यादा नहीं रहना चाहिए। किसी को दिक्कत तो बताइए। तो किसी भी अम्ल को हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर सेम अम्ल का पावर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बस उसको गाढ़ा और पतला करके। गाढ़ा को कहा जाता है सांद्र और पतला को कहा जाता है तनु। तो पावर तो सेम ही रहेगा। और हम आपको पावर वगैरह ये सब निकालना ये कौन शक्तिशाली है कौन कमजोर है इसकी पहचान बता दिए थे। अगर किसी अम्ल में अगर किसी अम्ल में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन आएगा तो मजबूत या कमजोर? हाँ, बहुत ही कमजोर हो जाएगा। और अगर वही एक लड़का पूछ रहा है इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन होगा, बाबू खुद से बताओ। ज्यादा अम्लीय HCl। हाँ, HCl। ऑक्सीजन कौन बोलती है? ऑक्सीजन बोल रही थी। CO2 बोलती है। कार्बन ऑक्सीजन अलग काहे कर रही थी? ये किचन में घुसल है क्या तुम? सलाद बन रहा है ये। करिए, हम सोचे कार्बन ऑक्सीजन को अलग करके देखते हैं। ये पता ही उसमें से उसको सलाद समझ रही है, खीरा निकाल के अलग कर दो। दिमाग लगाती है लड़की से, वो भी केमिस्ट्री में। आगे देखा जाए इसमें ज्यादा कौन होगा शक्तिशाली? HCl। कौन होगा? HCl। कार्बन ज्यादा नहीं रहना चाहिए। सोच रहा क्या करेगा अम्ल को? अच्छा ये बताइए, अगर किसी गैस में एक ही ऑक्सीजन है तो क्या वो अम्लीय होगा? वो क्या हो जाएगा? उदासीन। किसी भी गैस को अम्लीय होने के लिए कार्बन की मात्रा 2 या 2 से ज्यादा हो। 2 या 2 से
चलिए अब हाइड्रोजन की तो पहचान हो गई कि यही क्या है ससुरा, अम्ल में रहता है यहीं पे। और गैसों में अम्ल की पहचान हो गई कि ये ससुरा उसमें ऑक्सीजन एक या एक से दो या दो से ज्यादा रहे। तो हम आपको अम्ल की पहचान बता दिए। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, तो मिथाइल ऑरेंज को लाल, नीले लिटमस पेपर को लाल। अम्ल के बारे में आप सब समझ गए हैं यहाँ पे। अब कुछ अम्ल को आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे इमली में टार्टेरिक एसिड, हाँ, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। प्रोटीन में अमीनो एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड, अमीनो एसिड पाया जाता है। बिच्छी के डंक में फार्मिक एसिड, और चींटी के डंक में भी फार्मिक। अब देखो यहां तो गड़बड़ा गया, चींटी के डंक में भी फार्मिक एसिड और चींटी के डंक में भी फार्मिक एसिड। बिच्छू वगैरह में भी क्या होता है, सब में फार्मिक एसिड। लेकिन मधुमक्खी, ये चींटी का तो नॉर्मल लगता है, उतना खतरनाक नहीं होता है। आप में से कितना लोग को बिच्छी मारी है? अरे तो बस वही जानते हैं हम लोग। अरे सोच रहा तू नहीं, बहुत भयानक चढ़ते रहता है और ना हर 10 मिनट में वो अपना रेंज बढ़ाते रहता है। अभी यहाँ तक दर्द करेगा तो फिर यहाँ तक दर्द करेगा। हम एगो ईंटा उठा के कूचने गए थे, मैट्रिक में पढ़ते थे हम। सोच रहा ईंटवा के अंदर वह बैठल थी, तनाक से मार दिया। ओकरा हस्बैंड भी उधरे बैठल था, वो आके मार दिया। हम कहे कि हाँ बचपन सबको भी बुला ले। बाद में हमको दर्द किया तो पहले कहें कि इन लोग का पहले हम अंतिम संस्कार करते हैं, बाद में देखा जाएगा, पहले उन दुखों को निपटाया आदमी। अरे एक से एक रहता है। हमको तो शुरू में नहीं दर्द किया, अब 5-10 मिनट के बाद अरे सचरा जो दर्द करना चालू होता है ना, तब लोग कहा जाता है कि बिच्छी इतना बहुत खतरनाक दर्द करता है। अच्छा, किसी किसी के शरीर की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उसको बिच्छी का डंक असर नहीं करता है। हमारी दादी जो थी ना, उनको बिच्छी असर नहीं करता था, उनके बिस्तर में घुस गई थी बिच्छी और 3-4 जगह उनको काट दी। तो बुआ को बुलाई, बिस्तरवा देख के नहीं खसन लगी रे, देख बे। अब बुआ आई बिस्तर देख रही है, क्या हुआ इनमें, मार दी उनको, बस उनका तो व्यवस्था हो गया यहाँ में। किसी किसी को बिच्छी का डंक नहीं चढ़ता। अब बिच्छी हो गया और चींटी हो गया, दोनों के डंक सेम है फार्मिक एसिड, लेकिन बिच्छी कितना खतरनाक काटती है, चींटी में तो नॉर्मल होता है। बस तब ये अंतर क्यों? सांद्रता का। किस चीज का? सांद्रता। बिच्छी के डंक के फार्मिक एसिड बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा, और चींटी का फार्मिक एसिड कम। दूसरा, चींटी का फार्मिक एसिड थोड़ा ही सजाता है और बिच्छी का फार्मिक एसिड पूरा बढ़िया होलसेल में धक्का घोंप देता है। हमें समझ आ गया? बिच्छी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को अपने पीठ पे ली रहती है, पीठ पे लिए रहती है, पीठ पे ही लेके घूमती है। और उसके बच्चे छोटे रहते हैं तो उससे अपनी माँ के पीठिए नोच नोच खाते रहते हैं, नोच नोच के खाते रहते हैं। और उसकी माँ मर जाती है, 10 दिन 15 दिन में पूरा पीठिया नोच के खा जाता है। तो क्या हो जाती है? मर जाती है। मरने के बाद उसका लसवा शरीर में निकाल के खा जाते हैं सब। उसके बाद खोजते से मम्मी किधर गई तो सब मम्मी को निपटा दिया, सब खा के, मम्मी किधर गई। यहाँ पे आगे बढ़े। करंट अफेयर याद नहीं हो रहा है? याद हो जाएगा, बैच पढ़ाते हैं शाम में, ठीक है, उसमें याद हो जाएगा। अभी उसको रोके हुए हैं। तो बताइए, इमली में टार्टेरिक, एमिनो एसिड में फार्मिक, प्रोटीन में एमिनो एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बिच्छी के डंक में फार्मिक, सिरका में एसिटिक एसिड, सिरका में एसिड। अब सिरका का यूज बहुत कम हो गया है। पहले सिरका का यूज होता था। सिरका एक खट्टा पदार्थ होता था जिसमें आंवला वगैरह मिला उला के 3-4 चीज मिला के बनाया जाता था, सिरका वगैरह। सिरका का यूज आप में से कितना लोग जानते हैं जी? सिरका विनेगर कहते हैं अंग्रेजी में, विनेगर। अब उसका ना कई अलग अलग यूज होता है। अचार उचार बनाने में भी उसका विनेगर का यूज होता है। सलाद भी, रेस्टोरेंट वगैरह में सलाद लगा, उसमें 2 बूंद क्या डालेगा? विनेगर डाल देगा यहाँ पे।
तो विनेगर वगैरह जो होता है ना वो खट्टा होता है, जलजीरा पानी टाइप का लगता है, विनेगर उसी टाइप का रहेगा, अलग अलग टाइप का, उसका टेस्ट अलग रहता है। तो बताइए विनेगर का में क्या रहता है? एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। अब बताइए वो ये सब चीजें तो आपको समझाने से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना। लिस्ट हम आपको दे देंगे पीडीएफ में, आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना है। सिरका में एसिटिक एसिड, अच्छा एसिटिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि सिरका में महज इसकी सांद्रता जो रखी जाती है 3 से 6% रखी जाती है, 3 से 6%। ज्यादा रख देंगे तो फिर नुकसान करने लगेगा। सेम एसिड को देखिए चींटी में भी फार्मिक एसिड है और वही एसिड जो है बिच्छी में भी है, केवल अंतर किस चीज का है? सांद्रता का। तो सांद्रता के अंतर से बहुत चीज का अंतर हो सकता है। अब देखिए चीनी भी, चाय में भी चीनी पड़ता है और रसगुल्ला में भी चीनी पड़ता है। अब बताइए रसगुल्ला का जो पानी है वो एक कप पी जाएंगे और चाय पी जाता है, उठते आदमी जिसको आदत लगी रहती है चाय का उसको चाय ठीक ठाक लगता है, उसको पीते रहता है। आगे बढ़े, साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, विस्फोटक में नाइट्रिक एसिड, विस्फोटक में नाइट्रिक, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक और है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड में बोरान रहता है। बोरिक एसिड में क्या रहता है? बोरान। इसका यूज आप लोग देखे होंगे लोग, बोरिक एसिड का। कैरम बोर्ड खेले उसमें पाउडर लगाते हैं, वो पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कोई उसमें लिक्विड लगाया है। एक कितना छोटा लिक्विड आता है, स्ट्राइकर को उल्टा करके उसमें 1 बूंद लिक्विड लगा दिया जाता है। कितने लोग लिक्विड लगा के खेले हैं? पाउडर से 10 गुना तेज भागता है। लिक्विड लगाए हैं, बोरिक एसिड रहता है, 1 बूंद डाल दीजिए स्ट्राइकर के पीछे और उसको बस लपेट दीजिए। उसके बाद देखिए उस मतलब स्ट्राइकर में मिर्गी आ जाएगा, एकदम मारेंगे इसे 4 बार आगे पीछे करेंगे, कौन है उड़ा देते हम यहाँ पे। समझ में आ गया? पाउडर में तो उतना नहीं होता, पाउडर तो देसी जुगाड़ है, तनी मनी काम चला देने के लिए। समझ में आ गया? तो अलग अलग एसिड के अलग अलग यूज है, आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा उसको। आप लोग नहीं खेले हैं कैरम बोर्ड में? वो पाउडर पोत के नहीं, बोरिक एसिड देखो नहीं किए हैं लोग, पाउडर ही ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा यूज क्या किया जाता है? पाउडर। अब बोरिक एसिड डाल देंगे ना 10-15 मिनट तक वो मिर्गियाइले रहेगा, मारेंगे इतनी सा मारेंगे 3-4 राउंड मार देगा वो हमको। अब पाउडर में क्या है, खूब से खूब 1 राउंड से 2 राउंड मारेगा, इससे ज्यादा नहीं ना मारेगा। अब बोरिक एसिड लगा दिए तो 5 राउंड मरवा दीजिए, कट 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 कट, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। समझा? और आदमी जब भी खेलते रहता था तो कैरम में तो बेईमानी बहुत होती है, एक के लाइनवा पे लटक के आदमी मार देता था। है तू कहेगा 2 लाइन पे मारो, 2 लाइन पे मारो, नहीं कौन ऐसे ही मार देता था। बेईमानी रहते रहते तनी अन्य उन्हें देखा तो घसका दिया आदमी। हम ओमे एगो रानी रहती थी लाल रंग की, और रानी इतना नखरा थी कि रानी को अगर आप पिला दिए हैं तो करे साथे एक और चाहिए। हाँ, अकेले नहीं, मतलब कैरम बोर्ड में भी नखरा है। बताइए, एक चाहिए उसको सेवा करने के लिए, रानी गई है, अगर दूसर का नहीं पिया तो रानी वापस निकल के आ जाएगी। और रानी का वैल्यू 50 रुपया के बराबर होता है, सफेद का 20 रुपया और करिया का 10। काला का आदमी का एकदम वैल्यू सस्ता रहता है। गलत ना इंसाफी है काला लोगों के साथ, काला का वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए, 100 रुपया। आगे बढ़े, बताइए सिरका में एसिटिक एसिड, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड, विस्फोटक में भी नाइट्रिक एसिड, पेट में हाइड्रोक्लोरिक, बोरॉन की कमी दूर करने के लिए बोरिक एसिड, बोरॉन की कमी दूर करने के लिए बोरिक एसिड,
परमाणु हमला जब होता है ना तो उसका जो धूल कण फैलता है वो जो जो सूंघेगा सब मर जाएगा। इसलिए जितना जल्दी वो बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है ताकि वो बैठ जाए नीचे, बोरिक एसिड का। तो परमाणु रिएक्टर में भी बोरिक एसिड, और कैरम बोर्ड में टमाटर एसिड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा एसिड वाला, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको नहीं याद है तो जाइए आप यहाँ से। बोरिक एसिड वगैरह का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोरॉन ऑनलाइन वाले कल आ सकते हैं। अरे बाप रे बाप, पूरा पटना जाम कर देगा तुम ऑनलाइन वाला। बस एक बैच का भी अगर आ गया सब ऑनलाइन में तो एक बैच का सब आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। फिर तो तुम लोग का लाइन लगेगा दूसरे जिला से, आरा के पास से। अरे दूसरा जिला से लाइन लगना चालू करेगा, उधर सारण से लाइन लगाएगा तब यहां तक आ जाएगा। तो कल हम लोग वर्षगांठ मनाएंगे 9 से 12। कल सैटरडे है, शांति रहेगा। आज दोपहर के शिफ्ट का कुछ भी नहीं रहेगा। आज दोपहर के शिफ्ट का बैच नहीं है। मैप के बैच के बाद कोई बैच नहीं रहेगा। बीपीएससी शाम का दरोगा ये सब बैच नहीं रहेगा, क्योंकि सामने साफ सफाई भी जरूरी है। तुम लोग इतना ना क्लासरूम का गर्दा उड़ा के रखे रहता है जिसका कोई हद नहीं। आप खाया कीजिए कुछ भी तो उसको अपने बैग में रखिए, ले जाके फेंक दीजिए। हाँ, लड़का लोग रहने दो, तुम लोग कितना शरीफ हमको पता है, हम लोग रख लेते हैं। लड़की सब साफ सफाई तुम लोग के तुलना में ज्यादा रखती है। सब यहाँ साफ होते रहता है। अरे इसे अपने घर में भी देखिएगा ना, यहाँ में घर जाएंगे लो तो मम्मी 4 को सुनाएंगे 2-3 दिन बाद, नाश्ता करता है यहाँ तो चम्मच कैसे मिलता है रे छत पे। आदमी को जहां याद आता है चम्मच वहीं रख के चल देता है यहाँ पे। खोजते रहते हैं लोग यहाँ पे। आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन जो अम्ल की परिभाषा से पूछेगा, वैज्ञानिक तरीके के परिभाषा। इधर जितना लड़का है सब ध्यान से समझो, बकलोलवा सब तुम लोग सब जंगली एक के पास कैसे बैठ जाता है सब। अम्ल की कुछ ऐसी फार्मूला समझिए ध्यान से। जैसे हम लोग को तो पता है कि स्वाद में कैसे लगते हैं खट, लेकिन आर्हेनियस नामक विद्वान ने कहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है, और हम सबको पता है धातु से क्रिया करके वो H+ को दे देता है। तो आर्हेनियस के हिसाब से, किसके हिसाब से? आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल वे पदार्थ है जो H+ आयन को देते हैं। किसे देते हैं? H+ आयन। इसी सिद्धांत का चोरी कर लिया। लाइव होगा, लाइव कल लाइव भी रहेगा, आप लोग लाइव देखिएगा। लोग लाइव वाले लाइव देखेंगे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में रहेंगे, बाकी जो बीपीएससी यूपीएससी के लड़के रहेंगे। पिछले वर्षगांठ के समय हम यह बोले थे कि इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ सबसे कम फीस में स्टार्ट किया जाएगा। उस समय किसी को नहीं लगता था कि ऐसा होगा, आज लोगों को लगता है क्या हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस बार देखिए हम लोग कुछ योजना बना रहे हैं। जो पढ़ने में बहुत तेज लड़के हैं और बहुत तेज लड़कियां हैं, जो पढ़ने में ठीक हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि गार्जियन से उन लोग का बोझ हट जाए। यहाँ पे बार बार उनको घरे ना फोन करना पड़े कि हम लोग रेंट देना है, ये देना है। लेकिन यह व्यवस्था केवल उनके लिए रहेगी जो पढ़ने में बहुत सही है, जिम्मेदार है एकदम। देखिए हम शुरू से बोलते हैं कोई पढ़ने में तेज कमजोर नहीं होता है, जिम्मेदार रहता। अभी हम आपको पढ़ाए हैं, कोई घर पे जाके उसको 4 बार प्रैक्टिस करेगा, कहीं देखेगा अम्ल क्षार क्या है क्या नहीं, धीरे धीरे वही तेज हो जाएगा। अब देखबे नहीं कीजिएगा तो अब तो भूल जाइएगा ना, कितना भी तेज रहिएगा भूल जाइएगा। मैट्रिक में आप लोग कई आदमी की जीवनी याद किए होंगे, एग्जाम में आता है, लेकिन आज भूल गया कि नहीं भूल गया? क्या है? देखबे नहीं किए, यहाँ पे रिवीजन नहीं किए, और याद करके करेंगे क्या? उसीलिए और ऑनलाइन वाले आप लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। ऑनलाइन वाले आप लोग के लिए भी सबसे ज्यादा सुविधा तो तुम ही लोग को है। ऑनलाइन वाले पटना में खर्च बहुत आता है रहने खाने का। यहाँ जितना लड़का लड़की रहता है ना, वो अपने टोटल खर्च का
10 से 15% एजुकेशन पे लगाता है, बाकी 90% पैसा वो रहने में, खाना खाने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, चाय पानी पिएगा, गांधी मैदान घूमेगा, नहीं तो किसी को ले जाके खाना खिलाएगा। इस सब चक्कर में तुम लोग नहीं पढ़ना है। यहाँ पर तुम लोग को खाना बनाने नहीं आता है, वही बना के दे दो, आज रोटी भुजिया बनाए, लो लो लो, तुम लोग को यही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। पराठा भुजिया तो तुम भी उधर से दे दो 3 कोनिया पराठा, उधर से आएगा 4 कोनिया पराठा, तो तुम कहना सर आज बेंजीन पढ़ाए थे, बेंजीन, समझ में आ गया? तो बेंजीन पराठा, कौन पराठा? बेंजीन पर, यही सब पराठे पराठा। चलो तुम लोग समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करियो। मैगी, मैगी झूठ बोलता है कि 2 मिनट में बन जाता है। नाश्ता में क्या रहेगा? बतासा, जितना खा सकते हैं हम। प्रेस्टन एंड लॉरी, टॉ छूट गया जी, ऊपरा टॉ लिख देते हैं। प्रेस्टन एंड लॉरी, प्रेस्टन लॉरी, गड़बड़ लिखा रहा है, लग ठीक नहीं रहा। प्रेस्ट एंड लॉरी, प्रेस्टन लॉरी, ये कुछ नहीं किया, आर्हेनियस के सिद्धांत को चुराया। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तब कैसे, आर्हेनियस ने कहा था अम्ल वे पदार्थ है जो H+ आयन को देते हैं। किसे देते हैं? H+। इसको इतना प्यार से चुरा लिया प्रेस्टन लॉरी, पता भी नहीं चला। बाबू बताओ, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 1, प्रोटॉन कितना? 1, न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 0, क्योंकि ऊपर में से नीचे घटा के न्यूट्रॉन निकालते, यानी इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। जब आर्हेनियस कह रहा है कि H+ आयन देते हैं, मतलब वो क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते, तो बचा क्या? प्रोटॉन। क्या बचा? वही इसी को कहता है प्रेस्टन लॉरी। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। बचले वही तो देंगे कौन सी? H+ की बात किसने कर दिया? आर्हेनियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया H+। तो आर्हेनियस कहा कि H+ आयन अम्ल देते हैं, तो बचा क्या उसके पास? प्रोटॉन। यानी अब वो क्या दे सकता है? प्रोटॉन। अब तो उसके पास बस प्रोटॉन ही ना बचा जी। तो प्रेस्टन लॉरी के हिसाब से अम्ल वे पदार्थ है जो क्या देते हैं? प्रोटॉन, जबकि ओरिजिनली कौन था? आर्हेनियस। अम्ल वे पदार्थ हैं जो रिएक्शन करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन। क्या देंगे? हाइड्रोजन। अब इसी सिद्धांत को देखिए कैसे कैसे आया आपका लुईस। कौन आया? लुईस। लुईस ई ससुरा यो वैज्ञानिक बन गया। सुनिए ध्यान से, हम आपको पढ़ाए हैं कि जब कभी भी धातु यानी मेटल, मेटल का रिएक्शन, जब कभी भी धातु अर्थात मेटल का रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन अम्ल से कराइएगा, अम्ल से कराइएगा, क्या देगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन बाहर देगा। जैसे जिंक एक धातु है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, जैसे हम रिएक्शन करेंगे जिंक हाइड्रोजन को भगा देगा, बन जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर। हाइड्रोजन बाहर निकल, हाइड्रोजन बाहर। यानी एक बात तो पता चल गई कि अम्ल जो होते हैं एसिड, वो धातु से रिएक्शन कर लेते हैं। अम्ल किससे रिएक्शन कर लेते हैं? धातु। समझ में आ गया कि नहीं? अम्ल रिएक्शन किससे कर लेते हैं? धातु से रिएक्शन कर ले। आप अगर इस गहराई से सोचिएगा तो धातु के पास बाहरी कक्षा में दान देने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। और यही तो परिभाषा है धातु की, कि धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन से धातुओं में एक चमक होती है। रिएक्शन के टाइम पे धातु इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? दूसरे को। इलेक्ट्रॉन किसे दे देते हैं? दूसरे।
बताइए, धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं या ग्रहण करते हैं? ये तो सबको पता है, ये हम जब धातु पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे। अब तो इसमें अब ध्यान से समझिए, ये तो अम्ल है, यहां तक में तो किसी को डाउट नहीं है कि ये क्या है, अम्ल है। और अगर ये धातु से रिएक्शन कर रहा है, ये क्या है, धातु, अगर धातु से रिएक्शन कर रहा है तो बताइए मेटल यानी धातु इसे इलेक्ट्रॉन दिया होगा या नहीं दिया होगा? इलेक्ट्रॉन का धातु की काम है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे दे। अब लुईस ने इसी को बता दिया और पूरी दुनिया लुईस को ही फॉलो करती है कि अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें ढाप ढूप के बताया ना तो सबको पता चल जाता है कि ये भैया पहले है। कहता कि अम्ल वे पदार्थ है, जैसे हम आपको समझाने के लिए जिस तरह से बोल रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो धातु से रिएक्शन करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आपको अच्छा से समझ में आ जा रहा है। लेकिन अगर यही बोलेंगे तो लुईस वैज्ञानिक कैसे बनेगा? तो बस बिना इतना समझैले कह रहा है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तनी क्लोरीन से ग्रहण करा के दिखा दे, कभी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये सिद्धांत आपको पहले से नहीं पता था, लेकिन इसी को किसने बोल दिया, लुईस। आज जो है लुईस को ही स्ट्रक्चर को माना जाता है और कहा जाता है अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसको नहीं पता है कि अम्ल वे पदार्थ है जो धातु से क्रिया करते हैं, और धातु की खासियत है इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। तो ले लिया है तभी ना। तो बताइए अम्ल के बारे में 3 वैज्ञानिकों का सिद्धांत, 3 वैज्ञानिकों का अलग अलग सिद्धांत। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन का मतलब उसके पास केवल बच गया प्रोटॉन। क्या बच गया, प्रोटॉन। क्या बच गया, प्रोटॉन। तो ब्रेस्टन लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं। हम सब जानते हैं कि अम्ल धातु से क्रिया कर लेता है, और साथ में ये भी जानते हैं कि धातु जैसे क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। तो हमें ये तो पता है कि अम्ल किससे क्रिया करता है, धातु, और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है। यानी लुईस ने कह दिया अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जहां यह लुईस शुद्ध रूप से सही से बताता, लोग कहता है कि यू में झोल है, क्योंकि जब यह ग्रहण करने की बात कर रहे हैं तभी होगा जब वो धातु से रिएक्शन करेगा। तो और धातु कभी इलेक्ट्रॉन देता है, चिल्लाते रह जाए कौन, एसिड की, हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, देगा नहीं देगा। तो देखिए कॉटन पेस्ट का जमाना कितना है। इससे आप क्या सीखें कि रूम पार्टनर का क्या पढ़ रहा है उसमें बहुत जरूरी है उसका भी सलाह लेना, वरना इसमें शुद्ध रूप से वैज्ञानिक कौन था, आर्हेनियस। उसी रूप का थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आपका रूम पार्टनर अगर मान के चलिए ज्योग्राफी जानता है तो आप भी उसको कुछ दीजिए, बदले में आप भी क्या सीख लीजिए, ज्योग्राफी। लेकिन आप लोग अभी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग 1 घंटे के ग्रुप डिस्कशन में 10 मिनट पढ़ते हैं, 90 मिनट बतियाते हैं। ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हाँ 50 मिनट, 1 घंटा में 90 मिनट बोल दिए क्या? हाँ हटा देता है सर, 90 मिनट भी हटा देता है। हम ज्यादा ही बोल दिए, 100 मिनट का 1 घंटा बता दिए। अरे हो जाता है, चलो ध्यान से देखते हैं। मतलब आपको हेल्प लेना अच्छी बात है। किसी को दिक्कत? तो अम्ल में जितना परिभाषा हो सकता था सारा परिभाषा हम आपको बता दिए। ब्रेस्ट क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक अम्ल की परिभाषा किसे मानी जाती है, लुईस। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, जबकि लुईस से पहले आप लोग को पता था अम्ल वे पदार्थ है जो धातु से क्रिया करते हैं। और दुनिया का कोई पदार्थ अगर धातु से क्रिया कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आपको चटकार रंग कोई दिक्कत? आपको पहले से नहीं पता था? आपका तो नया क्लास है। कितना दिन से आ रहे हो? 10 दिन। चलिए बढ़िया है, नए हैं 10 दिन मतलब। पीडीएफ अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, नहीं, अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी अच्छा से समझ में आ जाता है, लेकिन ऐठता ज्यादा है। और यूपीएससी में, हद तो यूपीएससी में हो गया, यूपीएससी में गया अंग्रेजी मीडियम में, अब पढ़ाई कर रहा है,
और अंग्रेजी मीडियम में जाके कह रहा है कि सर थोड़ा सा हिंदी भी बोला कीजिए, पीडीएफ हिंदी में नहीं मिलेगा। तब समझ में आ गया, जब तू ना इंग्लिश मीडियम का ना हिंदी मीडियम का। मुखर्जी नगर में एडमिशन स्टार्ट हो गया। देखिए बाबू, मुखर्जी नगर की समस्या और करोल बाग की समस्या समझिए। हमारे पास जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं, और हद तब हो गया कि कई आदमी ऐसा आया था ना, मतलब 4 व्हीलर से आया था एडमिशन लेने। हम कि यार तुम्हारा तो ज्यादा लगना चाहिए, तो कह ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम कहे गजब लड़का यार अपना 4 व्हीलर से आया था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पिताजी भी यूपीएससी निकाल के आईएएस थे किसी पोस्ट पे, तो पैसा का तो कमी नहीं था। अपने 4 व्हीलर से। तो मजाक मजाक में पूछा गया कि भाई देखिए, हम लोग तो इसको स्टार्ट किए थे बस यही उद्देश्य से कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उन लोग को दिया जाए। आपके पास तो 4 व्हीलर है, आपको पैसा का कमी नहीं है, आपसे ज्यादा ले लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब पूरा मतलब कंफ्यूज हो गया। तो उससे पूछा गया कि क्या आखिर ऐसा क्या दिक्कत। कहा गया कि देखिए सर, पहले क्या था कि जहां फीस ज्यादा थी टीचर भी अच्छे थे, अब फीसवा वहां ज्यादा ही रह गया है, टीचरें नहीं बचे हैं वहां पे, आप खींच ले आए हैं। अब आप चाहे कम लीजिए चाहे ज्यादा लीजिए, मजबूरी है, क्योंकि दीवार और कोचिंग में तो पढ़ाई नहीं होती, अल्टीमेट पढ़ाएगा कौन? टीचर। हम कहे यार देखो इसको तो सब ध्यान है यहाँ पे, लेकिन वो पैसा इतना आराम से करा, कोई बात नहीं ले लीजिए यहाँ पे पैसा, यार 4 व्हीलर से आता है सब। बताइए पढ़ने के लिए, मतलब यूपीएससी का पीटी नहीं निकला, अभी उसके अंदर अधिकारी वाला गुण है, गाड़ी लेके घूमता है। तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में एडमिशन के लिए हम लोग के पास क्या है कि जितना फॉर्म आ गया उतना हम लोग बैठा नहीं पा रहे हैं, अभी उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 1 जुलाई से वहां स्टार्ट करेंगे लोग, 1 जुलाई से। ठीक है, बाहर के लड़के लोग का सीट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बहुत मतलब अभी इतना ज्यादा फॉर्म आ गया है उसके लिए कि आदमी कंफ्यूजन में है। ऑनलाइन वाले लोग वहां जाएंगे, हाँ आप लोग जाएंगे वहां, आप लोग को कुछ ना कुछ व्यवस्था दिया जाएगा। ऑनलाइन में जो ऑनलाइन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन में जाते हैं तो आप लोग को बहुत सारा सहूलियत मिलेगा। आप उस भ्रम में नहीं रहिएगा कि आपको ऑनलाइन में लिए हैं तो फिर वहां पे कुछ कंसेशन आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको अम्ल पढ़ा दिए, किसी को अम्ल में दिक्कत है? अब हम चलते हैं भस्म की ओर। किसकी ओर? भस्म। जलाकर भस्म कर देंगे। किसी को बेस कहते हैं, क्या कहेंगे? बेस। हाँ बाबू, हाँ प्रोटॉन तो कभी दिया ही नहीं जा सकता। हाँ वो हम समझाने के लिए लगाए, प्रोटॉन तो कभी निकलेगा नहीं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन और H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। H+ के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया। अरे हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, H+ के पास तो वो भी निकल गया, बचा क्या? प्रोटॉन। तो अम्ल, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या देते हैं? H+ आयन कहिए, या फिर उनके पास क्या रहता है? प्रोटॉन। बोलो बउआ, अम्ल। हाँ हाँ तो बोलिए। हाँ ठीक है, अम्ल में सुचालक होते हैं सब, अम्ल से करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता, फ्लो हो जाते हैं सब यहाँ पे। चलिए अब ध्यान देते हैं भस्म किसे कहते हैं। भस्म, भस्म क्या होता है? बेस। बेस उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें NOH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH-। क्या लगा रहेगा? OH-। और अम्ल में H+। अम्ल में H+। OH जो होता है ये किसकी पहचान है? बेस की। अगर बेस पानी में घुल जाएगा तो उसे हम क्षार कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? क्षार। अगर बेस पानी में क्या हो जाए? घुल जाए, जल में घुल जाए, तो उसे अल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन। क्या कहेंगे? अल्कलाइन या क्षार। अल्कलाइन या क्षार, अल्कलाइन कहिए या क्षार। तो अमूमन ज्यादातर बेस जल में घुल जाते हैं, इसलिए सबको यही लगता है कि बेस मतलब क्या होता है? क्षार। बेस मतलब क्या होता है? क्षार। लेकिन ऐसा नहीं है। बेस मतलब होता है भस्म। भस्म उसे कहते हैं जिसमें OH रहता है। यदि ये जल में घुल गया तो उसे क्या कहेंगे? क्षार। इसमें इतना दिमाग मत लगाइए, कोनो काम का चीज नहीं है। समझा गया कि नहीं आ गया? भस्म, क्षार, एल्कलीन और बेस सब बराबर है, इतना दिमाग मत लगाइए। इसमें क्या लगा रहता है? OH।
अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बिना बताए, बिना क्वेश्चन बताए आपको आंसर देना है कि इसमें से शक्तिशाली कौन होगा। प्रीवियस हम जो आपको पढ़ाए हैं उसके हिसाब से आपको जज करना है कि इसमें शक्तिशाली कौन होगा। हाँ, कौन शक्तिशाली होगा? NaOH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों, कैसे पता है आपको? जैसे अम्ल में हाइड्रोजन ज्यादा तो अम्ल हो गया कमजोर, जबकि अम्ल की ही पहचान थी हाइड्रोजन। उसी तरह क्षार की पहचान है OH, लेकिन अगर OH ज्यादा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। यहां OH क्या हो गया है? ज्यादा, तो क्या हो गया है? कमजोर। समझदार तो हो गए आप लोग। NaOH क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और वही CaOH क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। CaOH क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, COH का होल ट्वाइस, कमजोर हो जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। जब चूना में इसे पानी मिला देते हैं ना तो ये वाला चूना हो जाता है। और अगर ऐसे रखिएगा CaO तो ये खड़ा चूना है। ये कैसा चूना है? खड़ा चूना है। ये बुझा हुआ नहीं है। बुझा चूना उसे बोलते हैं जिसमें पानी मिला दिया गया, जिसमें पानी मिला। तो चूना में पानी मिला देते क्या हो जाता है? CaOH बन जाता है। क्या बन जाता है? CaOH। और उसको खा के देखिएगा तो कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। चूना खाया है लोग कोई? तो खैनी वाला खाया होगा, तो इसमें पक्का होगा सब कुछ ना कुछ ऐसे वाला, समझा? चूना वगैरह होता है। पान वाले लोग चूना खाते हैं। एगो पतुकी में रखले रहता है लकड़ी लगा के, देखिएगा ना वहां पे पतुकी में, उसमें चूना उना लगा के घूमता है सब। तो बिना आप पता किए, बिना बताए आप बता दिए कि नहीं अम्ल मजबूत होगा कि कमजोर होगा। वो क्षार है, OH अगर ज्यादा कमजोर, OH कम हाँ मजबूत हो जाता है। MgOH, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। पीरियोडिक टेबल में जो जितना पहले मिलता है वो उतना मजबूत रहता है। जितना दूर जाएगा उसका परमाणु का आकार बड़ा होगा, वो क्या हो जाता है? कमजोर हो। तो पहले मिल जाता है मैग्नीशियम और बाद में मिलता है, क्योंकि देखिए मजबूती डिपेंड करती है नाभिक पर, मजबूती डिपेंड करती है नाभिक पर। जितना पहले पीरियोडिक टेबल में मिलेगा वो नाभिक के पास रहेगा। जितना दूर जाते जाएंगे उसके बाद वो नाभिक से दूर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएगा। MgOH, MgOH बताइए, MgOH किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो OH लगा रहेगा तो क्या हो जाता है? क्षार। OH लग गया तो अच्छा। अब भस्म, क्षार, एल्किली, बेस, इस सब में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहता है। जलीय विलयन बना दिए बेस का तो क्या हो गया? अलीय। एल्किली यानी क्षार हो गया, अल्कलाइन यानी क्षार हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो अम्ल की पहचान थी H और क्षार की पहचान है OH। अम्ल में अगर H बढ़ा तो अम्ल हो गया कमजोर, और क्षार में अगर OH बढ़ा तो क्षार हो गया कमजोर। सिंपल है कि नहीं? यहाँ पे सिंपल है। देखिए अम्ल और क्षार दोनों में दुश्मनी चलता है, अम्ल और क्षार दोनों में दुश्मनी चलता है। जैसे HCl क्या है? अम्ल। और NaOH क्या है? क्षार। NaOH क्षार है, NaOH क्षार। अब देखिए ये क्या करेगा? सब आपस में दोस्ती करेगा सब। कौन कौन? क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन और सोडियम कहेगा हम दोनों दोस्ती करके नमक बन जाते हैं, NaCl, NaCl। यहाँ OH बच गया, यहाँ H बच गया। H कै गो? 2 गो। ऑक्सीजन 1 गो। H2O क्या बन गया? H2। इससे आपको क्या समझ में आया? कि जब कभी भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा नमक, हमें मिलेगा नमक, एक्स्ट्रा में मिलेगा पानी, एक्स्ट्रा में मिलेगा पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कभी भी हम नींद कम लिए होते हैं, देर रात में बतिया देते हैं, ओंघाते रहते हैं, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा होने लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी का बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और बहुत देर तक खाना नहीं खाए रहते हैं तो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी। क्या कहेंगे? एसिड। ढेकार आएगा, लगेगा नकिया जर जाएगा यहाँ पे।
और ऐसे लगेगा यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर चढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे लगेगा यहाँ पे जलन टाइप का होगा। अब आपको पता चल गया है कि आपके पेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप NaOH ले लेते हैं तो आपके पेट में थोड़ा सा बनेगा नमक, जिसे आप पचा सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, पचा सकते, और बनेगा पानी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा गायब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गायब। कितना सिंपल है कि नहीं? तो हम लोग बताइए एसिडिटी दूर कर सकते हैं। लेकिन दवा बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ठीक है, अम्ल बन गया है, अम्ल को शांत करने के लिए क्षार चाहिए होता है, NaOH के जगह MgOH भी हो सकता था, MgH का होल्टर, दोनों उसको शांत कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक जो दवा बनाने वाले थे उन्हें पता था कि हर व्यक्ति के शरीर में नमक की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दाल में, खाना में, चाय में भी नमक पड़ता है, लाल चाय नींबू वाला, मतलब हम लोग को नमक की कोई कमी नहीं है। लेकिन शरीर में मैग्नीशियम की कमी है, पानी की भी कमी नहीं है। अभी बताइए, ध्यान से समझिए, अब आप दवा बनाने वाली कंपनी है, आपको पता है शरीर में मैग्नीशियम की भी आवश्यकता है। अब किसी व्यक्ति के शरीर में एसिडिटी बढ़ गई है, यानी HCl बढ़ गया, अब आप उसको कौन सा क्षार दीजिएगा, NaOH का दीजिएगा या MgOH का होल्टर? हाँ, MgOH का होल्टर, क्योंकि कमवा दोनों सेम करेगा, वो एसिडिटी दूर कर देगा, लेकिन उसके शरीर में नमक जाएगा, जिस नमक की भरपूर मात्रा हमारे शरीर में अवेलेबल रहती है। तो इसी बहाने उसको क्यों ना ऐसा चीज दे दिया जाए जिसकी शरीर में हम लोग की कमी है, तो उसी को दे देते हैं MgOH का होल्टर। तो एसिडिटी का एसिडिटी खत्म, पानी का पानी बन जाता है, और Mg बन जाता है, क्या बन जाता है, MgCl, क्या बन जाता है, MgCl। NaCl ना बन के क्या बन जाता है, MgCl, क्या बनेगा, MgCl। अब हमारे शरीर में NaCl की कमी है, अरे नमक वमक से मान लेते हैं, लेकिन MgCl की कमी है। इसलिए दवा बनाने वाली कंपनी ने इनो जब बनाया तो इनो में NaOH ना बढ़ के MgOH भर दिया कि एसिडिटी तो दूर होगा ही होगा, शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं एसिडिटी होगा तुरंत इलाज 6 सेकेंड में। अब उसमें करना कौन चाहिए, पानी में घोलेंगे इनो, मिलाएंगे, जैसे पिएंगे, इनो में है MgOH, अब पेट में है HCl, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो बनेगा आपका लवण, NaCl के जगह MgCl, और पानी की कुछ मात्रा बनेगी। 5 से 10 मिनट लगते लगते आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा कि नहीं होगा? लेकिन नींद की कमी की वजह से होगा तो फिर रिलीफ होगा थोड़े देर तक, मान के चलिए थोड़ी देर, 1 घंटा तक असर रहेगा, फिर पानी यूरिन के रास्ते बाहर होगा, और नींद की कमी है तो नींद पगलाया है, फिर आपको नींद झोंकेगा। इसलिए हाँ, नींद की कमी से देखिएगा, कभी कभी किसी को रात भर जगा दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसके बाद फिर देखिएगा उसका शरीर भी अलग अलग टाइप का लगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, नींद प्रॉपर रहना चाहिए, भले पढ़ाई छूटे, नींद में पढ़िएगा क्या कर लेगा, तुम हंसता है। इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मैग्नीशियम का दूध। इनो को घोलिएगा तो दूध की तरह बन जाता है, तो गाय का दूध नहीं है, भैंस का भी नहीं है, मैग्नीशियम का है। इसलिए इनो को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ। जैसे पिएंगे उसमें है क्षार, और पेट में है अम्ल, रिएक्शन करके बनाएगा नमक, क्या बनाएगा, नमक। नमक की कई कैटेगरी होती है, सेंधा नमक, काला नमक, साधारण नमक, MgCl, बहुत टाइप का नमक होता है। हरा कशिश खा जाएंगे नमक तो मुंह खरखरा जाएगा, बड़ी खतरनाक लगता है, वो नमक नहीं खा पाएंगे हम लोग, समझ में आया। अब आगे का क्लास मंडे को समझाएंगे, कब करेंगे, मंडे को। कल सैटरडे आप लोग का वर्षगांठ, ठीक है, और आपके जो भी भाई छोटे भाई बहन हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि अभी क्या है 50% में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद वर्षगांठ खत्म होने के बाद इसे क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है।